हे गाइस, सो हाई लेवल डिज़ाइन सीखने की सीरीज़ में आज हम अपना अगला वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आप सीखोगे परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम के बारे में। तो देखो यार, जो हाई लेवल डिज़ाइन के इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें जो आपको आर्किटेक्चर बनाने को दिया जाता है उसका सोल पर्पस सिर्फ इतना नहीं होता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आर्किटेक्चर से सॉल्व हो जाए। वो तो कोई भी कर देगा, बट आपका आर्किटेक्चर कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंसी के साथ वो आपके काम को पूरा कर रहा है। तो क्या वो रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज कर रहा है एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें एक आर्किटेक्चर को बनाते टाइम ध्यान में रखनी होती है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो परफॉर्मेंस होता क्या है? परफॉर्मेंस होता क्या है? Performance is simply a measure of how fast your system is if you keep workload constant and the hardware constant. अब देखो, वर्कलोड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप एक बार में 1,000 रिक्वेस्ट भेज रहे हो या 10,000 रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जितनी भी भेज रहे हो उसको कांस्टेंट रखो। सपोज करो हम लेके चल रहे हैं कि हम 10,000 रिक्वेस्ट से अपना सिस्टम टेस्ट करेंगे। तो आपने वर्कलोड 10,000 रिक्वेस्ट का भेजा, मान लो 10,000 कंकरेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। हार्डवेयर मतलब सीपीयू, रैम और मेमोरी जो भी आप असाइन करते हो, ठीक है, इसको भी कांस्टेंट रख दिया। एक आर्किटेक्चर आपने यूं बनाया, आर्किटेक्चर वन। एक आर्किटेक्चर आपने यूं बना दिया, एक आर्किटेक्चर यूं बना दिया। आपकी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तीनों उसको सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर जो लोड है, मान लो 1,000 रिक्वेस्ट कंकरेंट भेज रहे हो, इसमें भी उतना ही भेज रहे हो आप, और इसमें भी उतना ही भेज रहे हो, और जो हार्डवेयर है वो भी कांस्टेंट है, 5 GB रैम, ठीक है, 4 CPU दे दिए, ठीक है, 5 GB रैम, 4 CPU दे दिए, 5 GB रैम, 4 CPU दे दिए। अब इन तीनों आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा फास्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स कौन सा भेजता है? बस यही होता है परफॉर्मेंस ऑफ आर्किटेक्चर। वर्कलोड कांस्टेंट हो और जो हार्डवेयर है वो भी कांस्टेंट हो। इन दोनों को कांस्टेंट रख के आपका सिस्टम कितनी जल्दी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि सेम हार्डवेयर पे आपने अगर लोड बढ़ा दिया तो परफॉर्मेंस सीवियरली डिग्रेड हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन एक फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर की यही निशानी होती है कि सीवियरली डिग्रेड नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस। इवन अगर आप हार्डवेयर सेम रख के लोड अचानक से बहुत ज्यादा भी बढ़ा देते हो, तो ऐसा नहीं है कि पहले 1,000 कंकरेंट रिक्वेस्ट में 2 सेकंड लग रहा था एवरेज लेटेंसी, आपने 1,000 की जगह 10,000 कर दिया तो अचानक से 12 सेकंड लगने लगा। तो आर्किटेक्चर बनाते टाइम हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आती क्यों है सिस्टम में। भाई कई बार ऐसा होता है कि आपने 1,000 रिक्वेस्टें भेजी, तो एवरेज लेटेंसी थी 2 सेकंड की, 2 सेकंड में सारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, और एवरेज टाइम 2 सेकंड का लगा। तो इस हिसाब से मतलब रिलेशनशिप ऐसी लीनियर नहीं होती है कि आप अगर 10,000 रिक्वेस्ट भेजोगे तो 2 × 10 20 सेकंड लगेंगे, ऐसा नहीं होता। ये कुछ पैराबोलिक टाइप की होती है, ठीक है। आगे एमडाल्स लॉ और गुंटर्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, जो डिफाइन करते हैं कि कैसा सिस्टम का बिहेवियर रहेगा, आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये मान के चलो कि जो भी लेटेंसी सिस्टम में आती है, भाई कई बार ऐसा होता है कि हमने सिंगल एपीआई भेजी, ये आपका सिस्टम था, इसमें आपने सिंगल एपीआई रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, सिस्टम से प्रोसेस करके वो वापस आ गई 2 सेकेंड्स में, ठीक है। बट जब आप 1,000 रिक्वेस्ट भेजोगे तो एवरेज टाइम हो सकता है 4 सेकेंड हो जाए।
जरूरी नहीं है कि सारे रिक्वेस्ट अभी भी 2-2 सेकंड में ही प्रोसेस होंगी। ये किस वजह से होता है ये समझते हैं। तो परफॉर्मेंस इज कॉज्ड बाय क्यूइंग। सिस्टम में कहीं ना कहीं क्यू बन रहा है रिक्वेस्ट का। क्यू होता क्या है? क्यू इज कुछ नहीं कि यार जैसे सड़क पे जाम लगता है ना, कुछ भी रीजन से लग सकता है। अभी मान लो बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, अचानक से सिस्टम पे कुछ खराबी हो गई, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रोड छोटी हो गई, तो ये सारी गाड़ियां यहाँ पे बहुत सारा जाम लग जाएगा ना, क्योंकि जगह कम हो गई निकलने के लिए। तो यहाँ पे क्यू क्यू बन रहा है ना, क्यू क्यू मतलब झुंड, जिसकी वजह से तो सिस्टम में बहुत सारी रिक्वेस्ट रही है लेकिन सिस्टम अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो यही चीज वेब आर्किटेक्चर में भी होती है, जगह जगह पे क्यू बन जाते हैं जिस वजह से रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग लेट हो जाती है। अब यहां पे सपोज करो कि सिर्फ ऐसे गाड़ियां आ रही होती 2 लेन से, ठीक है, तब तो आपको ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसकी वजह से कोई इफेक्ट ना होता सिस्टम में, आराम से रोड मतलब ये क्रॉस कर जाते ट्रैफिक, है ना। इतनी जगह में मान लो एक और आपने थोड़ी रिक्वेस्ट और बढ़ा दी, तब भी कोई प्रॉब्लम ना आती। बट सडनली जब आप बहुत सारी रिक्वेस्ट यहां बढ़ा दोगे तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जगह इतनी है, निकलने की कोशिश इतनी सारी रिक्वेस्टें कर रही हैं। तो यही सिस्टम में भी होता है। हो सकता है आप 100 रिक्वेस्ट भेजो तो 2 सेकंड में प्रोसेस हो, 500 रिक्वेस्ट भेजो या 1000 भेजो तब भी एवरेज टाइम 2 सेकंड का ही है। बट जब आप 10,000 भेजोगे तो हो सकता है एवरेज टाइम 8 सेकंड का आ जाए। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो आपका सिस्टम था उसमें जो हार्डवेयर था, सीपीयू, रैम, मेमोरी या जो भी था, वो इनफ नहीं था। तो 1000 रिक्वेस्ट जब आती थी तब तो ये सीपीयू आराम से उनको प्रोसेस कर देता था। बट जब 20,000 रिक्वेस्ट आने लगी तो वो रिक्वेस्ट को यहां पे वेट कराना पड़ा, क्योंकि सीपीयू अभी इन रिक्वेस्टों को प्रोसेस कर रहा है। जब वो प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेज देगा या आगे भेज देगा तब इन रिक्वेस्टों को सीपीयू अपने अंदर लेगा। तो यहां पे वो रिक्वेस्ट वेट कर रही है। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है। इसी में 2 प्रिंसिपल आते हैं परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए, जिनके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी या खराब होगी। पहला होता है एफिशिएंसी। ये दोनों ध्यान से समझना, आगे इनका बहुत यूज आएगा। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो भी आपका हार्डवेयर है, सीपीयू, रैम वगैरह, ठीक है, जब एक रिक्वेस्ट आई सिस्टम में, उसको कुछ सीपीयू अलॉट हुआ, तो उस सीपीयू का सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है उस रिक्वेस्ट में कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रिक्वेस्ट को चाहिए था मान लो थोड़ा सा और आपने असाइन कर दिया बहुत सारा, जिसमें इतना सारा आपने असाइन कर दिया, कोड आपका इतना गंदा लिखा है कि इतना सारा असाइन हो गया, यूज सिर्फ इतना सा हो रहा है। तो ये सारा बचा हुआ सीपीयू जो दूसरी रिक्वेस्टों को जा सकता था, यानी कि हार्डवेयर, वो भी नहीं जा पाया। तो एक तो ये इनएफिशिएंट प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। यहीं पे आपको 2 चीज समझनी होंगी। आपको अब मैं बताने वाला हूं एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ इवेंट लूप, मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑफ जावा एप्लीकेशन। मतलब नोड जैसे सिंगल थ्रेडेड होती है, जावा मल्टी थ्रेडेड होती है। तो आपको लगता होगा कि यार मल्टीपल थ्रेड है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे तो हमेशा मैं मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन ही यूज करूं, नोड जेएस फास्ट क्यों हो जाती है? तो वो एक प्राइम एग्जांपल है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। ये जो एफिशिएंसी टॉपिक है ना, मतलब आपका जो मॉडल होना चाहिए, सिस्टम जो होना चाहिए, जो एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को, वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए
कि सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करे। उसका एक एग्जांपल देता हूं। देखो, सिस्टम में दो तरह के टास्क प्राइमरीली होते हैं। पहले होते हैं सीपीयू इंटेंसिव टास्क, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कोड वर्ड में आप बहुत सारे फॉर लूप वगैरह लगाते हो ना, वो सब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन, या मान लो जावा स्क्रिप्ट या जावा लैंग्वेज यूज करके मैथमेटिकल कुछ कर रहे हो कोड के अंदर, वो सारा सीपीयू करता है, ठीक है। तो सीपीयू इंटेंसिव टास्क में फॉर लूप्स आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि इन मेमोरी एक्सेल रिपोर्ट जनरेशन, फ्रॉम जेसन, ये सब सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं। इसमें सीपीयू बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं आईओ टास्क, इनपुट आउटपुट टास्क। ये क्या होते हैं? तो जो इनपुट आउटपुट टास्क होते हैं ना, इसको रैम नहीं करता है, नो रैम। दे आर नॉट परफॉर्म्ड वाया रैम, दे आर परफॉर्म्ड वाया ओएस और कर्नल, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ओएस और कर्नल कैसे करते हैं, बस इतना समझ लो कि आईओ टास्क को करने के लिए हमें सीपीयू की जरूरत नहीं होती है, सीपीयू की जरूरत नहीं होती है। इसको करने के लिए ओएस की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो इनका यूटिलाइजेशन फॉर अ सिंगल थ्रेडेड मॉडल एंड मल्टी थ्रेडेड मॉडल। सपोज करो, पहला एग्जांपल ले लो मल्टी थ्रेडेड मॉडल का। जैसे जावा ले लो, ठीक है। जावा का जेवीएम मल्टी थ्रेड रहता है। मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है। इसमें मान लो आपने बोला है कि हमारे पास जो सीपीयू है उसके अंदर 4 कोर हैं। अब ये सीपीयू के कोर क्या होते हैं, कोई अलग वीडियो देख लेना। ऐसा समझ लो कि सीपीयू के अंदर जितने कोर होंगे उतने आप थ्रेड्स असाइन कर सकते हो। तो 4 कोर हैं, मान लो, मतलब एक ऑप्टिमाइज लिमिट हम डिसाइड करते हैं कि 4 कोर कितने थ्रेड को हैंडल कर सकता है। ऐसा समझ लो कि राइट नाउ एक कोर एक थ्रेड को हैंडल करेगा, दैट मीन्स 4 अवेलेबल थ्रेड्स, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो एक रिक्वेस्ट आई, उसको आपने एक थ्रेड असाइन किया। ऐसे ही दूसरी रिक्वेस्ट आई, उसको एक थ्रेड असाइन किया। तीसरी रिक्वेस्ट आई, उसको एक थ्रेड असाइन किया। चौथी रिक्वेस्ट आई, उसको भी एक थ्रेड असाइन किया, ठीक है। TH1 मतलब थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, और बाकी जो रिक्वेस्ट थी सिस्टम में वो सारी यहां पे वेट कर रही हैं, क्योंकि अभी कोई थ्रेड फ्री नहीं हुआ है, ठीक है। सो एक होता है लिसन क्यू, इसको बोलते हैं लिसन क्यू। ये जितनी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है ना, जिनको अभी थ्रेड असाइन नहीं हुआ है, वो इस लिसन क्यू के अंदर बैठ जाती है आके और वेट करती है कि कोई थ्रेड यहां से फ्री हो। अब सपोज कर लो ये पहली रिक्वेस्ट है, आपकी एपीआई है, उसमें आपने कोड स्टार्ट किया, तो पहले मान लो कुछ प्रोसेसिंग की, एक आध फॉर लूप चला है। जब तक फॉर लूप चल रहे हैं तब तक ये थ्रेड असाइंड है। थ्रेड असाइंड है मतलब सीपीयू असाइंड है, तो ये थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किया। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का एग्जांपल लॉगिंग, डेटाबेस क्वेरी, नेटवर्क कॉल, नेटवर्क मतलब एपीआई कॉल, ठीक है। तो क्या होता है ना, अब मैंने क्या बताया था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए आपको सीपीयू की जरूरत नहीं होती है ना। तो जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यहां पे आता है ना,
वैसे ही सीपीयू इस थ्रेड को एविक्ट कर देता है इस प्रोसेस से। पहली रिक्वेस्ट आई थी, उसके लिए एक प्रोसेस बना था जिसको एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था, उसने एग्जीक्यूट किया। अब यहां पे इनपुट आउटपुट कॉल की, अब डेटाबेस कॉल भी 1-2 सेकंड लेगी, नेटवर्क कॉल 1-2 सेकंड लेगी, है ना। उतनी देर के लिए आपको सीपीयू की जरूरत तो है नहीं, तो सीपीयू क्या करेगा ना, जो थ्रेड असाइन था उसको एविक्ट कर देगा इस प्रोसेस से, और इस लिसन की उसे एक रिक्वेस्ट उठा के इस रिक्वेस्ट को वो असाइन करेगा थ्रेड। अब ये जो असाइनमेंट प्रोसेस है ना, इट इज डन बाय ओएस शेड्यूलर, मतलब हम एल्गोरिदम लिखते हैं, मल्टीपल एल्गोरिदम्स होती हैं, उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रोसेस को एविक्शन ऑफ थ्रेड फ्रॉम वन प्रोसेस एंड असाइनिंग इट टू सम अदर प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल में बहुत डीप नहीं जाऊंगा ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे हाई लेवल डिजाइन के स्कोप से बाहर है। तो ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, इसमें थोड़ा कुछ 100 मिली सेकेंड 50 मिली सेकेंड का डिफरेंस आता है। तो टाइमलाइन हमारी यूं चल रही थी, 0 पे टाइम स्टार्ट हुआ, बड़ा 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 एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आईओ कॉल हुई तो कंटेक्स्ट स्विच हुआ, ये थ्रेड इस प्रोसेस से हटा, नया प्रोसेस उठाया। अब नया प्रोसेस लोड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, नया प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना, तो ये जो गैप आ गया ना, इसी को बोलते हैं लेटेंसी ड्यू टू कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जैसे यहां पे देख रहे हो, अगर आपका जो कोड है, आपका सिस्टम है, कोड ऐसा है जिसमें बहुत सारे आईओ ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे कंटेक्स्ट स्विचिंग होंगे। बहुत सारे कंटेक्स्ट स्विचिंग से क्या होगा, बहुत सारी छोटी छोटी लेटेंसियां आएंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एवरेज लेटेंसी है सिस्टम की वो बहुत बढ़ जाएगी। 10,000 आप रिक्वेस्ट भेजोगे, सब में बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मल्टीपल बार कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा। एवरेज लेटेंसी जो मान लो आनी चाहिए थी 5 सेकंड, इन छोटे छोटे कंटेक्स्ट स्विचेस की वजह से आ जाएगी 16 सेकंड। ठीक है, इसीलिए जब भी आपका जो कोड है, जो प्रोसेस चलाना चाहते हो आप सीपीयू में, अगर उसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, तो कभी भी मल्टी थ्रेडिंग पे मत जाना, हमेशा जाना सिंगल थ्रेडेड मॉडल पे, जैसे नोड जेएस। अब मैं बताता हूं सिंगल थ्रेडेड मॉडल इसको कैसे हैंडल करता है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम लोग। सिंगल थ्रेडेड मॉडल, एग्जाम्पल है नोड जेएस। इसमें क्या होता है ना, ओनली वन मेन थ्रेड that will execute the requests। रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, एपीआई रिक्वेस्ट समझ लो। ठीक है, तो सपोज करो ये आपका सिस्टम था, ठीक है, इसमें मल्टीपल आपने कॉल्स मारी, मतलब 10,000 एपीआई रिक्वेस्ट एक साथ मारी। अब क्योंकि यहां पे एक सिंगल थ्रेड है, तो इनमें से कोई एक रिक्वेस्ट को वो पकड़ेगा और एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। सपोज करो यहां पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, आईओ कॉल, तो आईओ कॉल में हमें सीपीयू की जरूरत तो होती नहीं है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेड में हम लोग क्या कर रहे थे कि सेम थ्रेड को उठा के एक दूसरी एपीआई रिक्वेस्ट हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे थे, बट उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी, क्योंकि प्रोसेस इतना लोड हो चुका है, इसको आपको कहीं सेव भी कराना पड़ेगा ना, ताकि दोबारा जब थ्रेड इस प्रोसेस पे आएगा तो उसको पता हो कि हमें यहीं से एग्जीक्यूट करना है। तो ये सब लोडिंग अनलोडिंग मेमोरी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, रिक्वेस्ट इतनी एग्जीक्यूट होगी, जैसे इनपुट आउटपुट कॉल आई तो थ्रेड इसको भेज देगा, ऑफलोड कर देगा
ओएस के पास, और कंटेक्स्ट स्विचिंग करके हम दूसरी रिक्वेस्ट यहां से चालू नहीं करेंगे, इसी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। मतलब एपीआई का कोड कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले आपने कुछ फॉर लूप लगाया, उसके बाद एक डीबी कॉल की, डीबी कॉल का कुछ डेटा आया, फिर कुछ नेटवर्क कॉल की, नेटवर्क कॉल मतलब थर्ड पार्टी एपीआई कॉल की, उसके बाद मान लो कुछ कंसोल लॉग लगा दिए। ये सब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। एग्जीक्यूशन थ्रेड, सिंगल मेन थ्रेड ने यहां से स्टार्ट किया, जैसे ही आईओ कॉल आई तो इसको उसने ऑफलोड कर दिया किस पे, कर्नल पे, ठीक है, और वो आगे बढ़ गया सेम कोड पे, कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं की। अब फिर से यहां पे कुछ 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 लूप लगे होंगे, फिर से एक आईओ कॉल हुई, उसको भी ऑफलोड कर दिया कर्नल पे, ठीक है। और ये जो कर्नल है ना, ये एग्जीक्यूट करता है इन सारी नेटवर्क कॉलों को, जितने भी आईओ ऑपरेशन है। और यहीं पे एक चीज होती है इवेंट लूप नाम की, इवेंट लूप। ये कॉन्स्टेंटली क्या चेक करती है कि जो नेटवर्क कॉल या आईओ कॉल ओएस ने की थी वो कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। थ्रेड को वो रोकती नहीं है, थ्रेड ने ऑफलोड किया आगे बढ़ा, ऑफलोड किया आगे बढ़ा। अब इसी बीच में मान लो इवेंट लूप ने सिग्नल दिया कि तुम्हारा ये जो काम है तुमने मुझे दिया था वो पूरा हो गया, तो इवेंट लूप थ्रेड को बता देता है, ठीक है, थ्रेड को बता देता है। बट उसके पहले वो चेक करता है कि थ्रेड अभी फ्री हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो सपोज करो तुमने तीनों टास्क यहां पे ऑफलोड कर दिए, अब इस एपीआई का कोड खत्म है, तो वो अब क्या करेगा ना, दूसरी रिक्वेस्ट यहां से उठा लेगा, ठीक है, दूसरी रिक्वेस्ट यहां से उठाएगा और सेम चीज दूसरी रिक्वेस्ट के लिए करेगा। पहले थोड़ी फॉर लूप की प्रोसेसिंग करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट का ये जो आईओ कॉल है उसको फिर से ऑफलोड करेगा कर्नल पे, नेटवर्क कॉल है उसको भी कर्नल पे डालेगा, जितने भी आईओ ऑपरेशन है कर्नल पे डालता जाएगा। बीच में पिछली वाली रिक्वेस्ट का अगर काम पूरा होके आ गया होगा ना, तो उठा के वहां से एग्जीक्यूशन चालू कर देगा। तो ये जो सिंगल थ्रेड मॉडल होते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से जब भी आपका जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होने हैं, तो उसके लिए हम सिंगल थ्रेड मॉडल यूज करते हैं। अगर आपका जो प्रोसेस है वो सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, ठीक है, मतलब आपको पता है कि फ्रीक्वेंट कंटेक्स्ट स्विचेस यहां नहीं होने वाले, लेकिन सीपीयू कॉन्स्टेंटली आपको चाहिए, तब आप मल्टी थ्रेड मॉडल पे जाते हो। मल्टी थ्रेड मॉडल की ओनली प्रॉब्लम ये है कि फ्रीक्वेंट कंटेक्स्ट स्विचेस अगर होंगे तो ये मॉडल फेल हो जाएगा, बहुत लेटेंसी ला देगा। उस केस में सिंगल थ्रेड यूज करो। बट सीपीयू इंटेंसिव टास्क है तो कंटेक्स्ट स्विचेस कम होंगे, तो ये वाला फायदेमंद होगा मॉडल मल्टी थ्रेडेड। वो वाला क्यों नहीं फायदेमंद होगा, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड ब्लॉकिंग ऑफ इवेंट लूप। कैसे? देखो, एक होती है कंकरेंसी। कंकरेंसी अभी आगे अच्छे से पढ़ाएंगे। कंकरेंसी बेसिकली क्या होती है, सिस्टम की कैपेबिलिटी टू प्रोसेस मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। इस सिंगल थ्रेडेड मॉडल की वजह से क्या होता है ना, जैसे ही कुछ ब्लॉकिंग टास्क आया, आयो टास्क, ठीक है, उसको वो ऑफलोड कर देता है कर्नल में। थ्रेड ऐसा नहीं करता कि वो वेट कर रहा है क्या थर्ड पार्टी नेटवर्क कॉल की, जब उसका 2 सेकंड बाद डेटा आएगा फिर से मैं आगे एग्जीक्यूट करूंगा, वो इसको यहां ऑफलोड कर देता है। और डेटा नहीं आया तो वो तुरंत यहां पे दूसरी एपीआई उठा लेता है, वेट नहीं करता। दूसरी एपीआई में फिर ऑफलोड किया, फिर तुरंत तीसरी उठा लेता है। अब ये दूसरी ऑफलोड करने के बाद तीसरी उठाने के बीच में अगर उसको पता लगा कि पहली वाली का डेटा आ गया, तो फिर से पहली वाली स्टार्ट कर देता है। वेट वो करता ही नहीं है। बट अगर मान लो सिस्टम में आईओ टास्क है ही नहीं, सिंपल सीपीयू टास्क है, कांस्टेंट सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो हमेशा पहली रिक्वेस्ट उठाएगा, उसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये सब यहां पे क्यू में पड़ी रहेगी, इनको लेगा ही नहीं। तो ऐसा आपको अपीयर होगा कि हमने भेजी तो 10,000 रिक्वेस्ट, लेकिन एक एक करके पूरा सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। पहले ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स भेज दे रहा है, फिर दूसरी उठा रहा है, उसका रिस्पॉन्स भेज दे रहा है, फिर तीसरी उठा रहा है, उसका रिस्पॉन्स भेज दे रहा है। तो इसीलिए जब भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं तो सिंगल थ्रेड मॉडल काम नहीं आता, क्योंकि वो सीरियल एग्जीक्यूशन पे चला जाता है, एक एक करके रिक्वेस्ट प्रोसेस करने लगता है। फिर से याद रख लो,
if the process is CPU intensive, go for multi-threaded model for better concurrency. If process has lot of IO task, go for single threaded model like Node.js. अब ये Node.js को सिंगल थ्रेड बोल तो देते हैं, लेकिन डीप में जाओगे तो ये सिंगल थ्रेड होता नहीं है। सिंगल थ्रेड का मतलब है जो मेन थ्रेड है वो सिंगल रहेगी, एपीआई को उठा के एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही थ्रेड करेगी। जब आईओ कॉल होंगे या छोटे मोटे और भी काम होते हैं उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से थ्रेड पूल होता है, वहां से छोटे वर्कर थ्रेड असाइन होते हैं, उस काम को करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप देखोगे लेटेंसी के बारे में। ये तो हो गई एफिशिएंट, दो पैरामीटर होते हैं परफॉर्मेंस के मेजर करने के, एक एफिशिएंसी एक कंकरेंसी। तो एफिशिएंसी आपको पता लग गया कि सिस्टम आपका एफिशिएंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि आपका सिस्टम सीपीयू इंटेंसिव वाला है, आपने सिंगल थ्रेड मॉडल पे लिया, या फिर आपको पता है कि आपके सिस्टम में बहुत सारे आईओ टास्क है, मल्टी थ्रेड ले आए, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। ये सब आर्किटेक्ट को सोचना होता है। रिपोर्ट बहुत सारी बनानी है सिस्टम में तो मल्टी थ्रेड पे जाओ, बहुत सारी नेटवर्क कॉल डीबी कॉल वाला सिस्टम बनाना है तो सिंगल थ्रेड पे जाओ। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे लेटेंसी के बारे में अगले वीडियो में। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा।